नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आशीष सिंह है, जो कि हरदोई में विपक्ष की अहम भूमिका निभाते चले आए हैं। आइए उनसे ही आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे ही उनका परिचय पूछते हैं। आशीष जी, सिर्फ खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आपने राजनीति में कैसे आपको आना हुआ और आपका अब तक का जो सफर है वो कैसा रहा राजनीति का? देखिए, पहले तो आपको बहुत आभार कि हम जैसे युवाओं को आपने मौका दिया अपनी बात रखने का, आपकी टीम का, आपका कैमरामैन का, आपका छायाकार का। डिग्री कॉलेज के एडमिशन के बाद मैं सीरियसली छात्र राजनीति में आया 2004 में। पहला इलेक्शन में डीजीडीसी से लड़ा, उसके बाद फिर एनएसवाई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। एक इलेक्शन और शायद 2006 में मैंने लड़ा, उसका एनएसवाई के चुनाव मैंने लड़ाए और अब तक तब से सीरियस लगभग एनएसवाई का अध्यक्ष रहा, फिर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर डीसीसी में वर्किंग प्रेसिडेंट रहा 2 साल, उसके बाद अभी तक अध्यक्ष रहा पिछले साल तक। तो अच्छा सफ़र रहा और कांग्रेस के साथ अच्छा अनुभव रहा, बहुत सीखने को मिला। नैतिकता के साथ, शुचिता के साथ जैसे राजनीति की जाती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ राजनीति को। कांग्रेस का अब तक का जो सफर है आपका, उससे कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया। कांग्रेस में देखिए, लीडरशिप एक तो बहुत अच्छी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप शुचिता के साथ, नैतिकता के साथ राजनीति सीखना चाह रहे हैं तो कांग्रेस अच्छी कोई पार्टी नहीं है। बहुत स्कोप है और लीडरशिप जो है प्रमोट करती है। आप सोचो कि हम लोगों के परिवार में कभी कोई विरासत में राजनीति में नहीं रहा। सरकारी कर्मचारी रहे लोग, ऑफिस में रहे, पापा हमारे रहे, सब लोग रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई। लेकिन हम जैसे आम लोगों को आज भी जो लीडरशिप निकल के आती है, जो भी अध्यक्ष बनते हैं, शहर अध्यक्ष बनते हैं, लगभग वैसे लोग, ऐसे युवा, ऐसे साथी बनते हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो कांग्रेस में बहुत स्कोप है युवाओं के लिए और मुझे तो बहुत अच्छा। मुझे तो मैं सोनिया जी के टाइम बना था जब वो अध्यक्ष थी, फिर राहुल जी प्रभारी रहे हमारे, अब प्रियंका जी रही, तो सबके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा अनुभव रहा, आज भी बहुत अच्छा अनुभव, बड़ा सपोर्टिव नेचर है सभी का। कांग्रेस ने आपको पूर्व में सदर का प्रत्याशी बनाया था, कैसा रहा वो सफर आपका? बहुत बढ़िया। और जब तक चुनौतियां ना हो तब तक तो मज़ा नहीं आती। सदर का प्रत्याशी बनाया और हम लोग भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। परिणाम जो भी रहे हों, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद कम से कम मैं उन लोगों से अपने को बेहतर समझता हूं जो मुख्य विपक्ष में, जिनको जनादेश मिला 90,000 93,000 वोटों का, उसके बावजूद भी अपने विपक्ष के वोटों का जो जनादेश था उसको लेकर वो सड़कों पर 5 साल 10 साल नहीं दिखे। लेकिन मुझे खुशी है कि जो जनादेश मुझे मिला पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे, उसके बाद भी लगातार अपने वोटरों का, अपने जनादेश का, अपने शुभचिंतकों का, अपना साथियों का, जो स्नेहजन है, परिजन है, स्वजन है और जो मेरे साथ संघर्ष करते हैं, हमारे साथ झंडा उठाते हैं, उनके लिए लगातार जनता के मुद्दों पर हम लोग सड़कों पर हैं अभी तक। हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? बिजली है, सड़क है, रोजगार है, कानून व्यवस्था? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने जब याददाश्त संभाली तो लक्ष्मी शुगर मिल चलती थी और जब मैं बड़ा होता गया रोजगार कम होते गए, घटते गए, या उनको बंद करा दिया गया, उनको खत्म करा दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी संपत्ति बढ़ती रही। जो खाली झोला लेकर आए थे उनकी तिजोरियां भर गईं और हरदोई जो कभी सोने का चिड़िया होती थी, जो कभी एशिया का सबसे बड़ा रोजगार का हब हुआ करता था, उसकी जो पहचान हुआ करती थी, उसको खत्म करने का काम लोगों ने किया। और आज यदि रोजगार होता तो आप समझ लीजिए कि आज हमारे बच्चों को हिस्ट्री शीटों में नाम नहीं दर्ज होते। आज देहात कोतवाली, शहर कोतवाली का अगर आप हिस्ट्री शीटों में लिस्ट आइए तो उस समय गुड्डू मिश्रा के जमाने से लक्ष्य मिश्रा के कत्ल तक आप रिव्यू करिए तो हमारे ही तो बच्चे हैं। जबकि जिन लोगों ने इन रोजगारों, जो रोजगार हरदोई का जिन्होंने इसको लूटा है, इस पर डाका डाला है, जो ठेकेदारी कोटेदारी परंपरा बढ़ाई है, उन लोगों में शराब माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, लेकिन उनके जो सजाती हैं उनकी हिस्ट्री शीट में कहीं नाम नहीं। लेकिन मेरे 15 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे एक एक दो लड़ाई झगड़े में नाम हो जाते हैं। तो हमको सिर्फ इनकाउंटर की लिस्ट में रोजगार के लिए तय किया गया है। हरदोई के जो लोग हैं उनको कहीं भी रोजगार नहीं। अगर रोजगार होता तो पलायन नहीं होता, आज हरदोई खुशहाल होती। हरदोई में तो कहावत है, घर घर में नेता है, लेकिन घर घर में नौकरी नहीं है, घर घर में रोजगार नहीं है। ये बड़ी समस्या है। क्या लगता है राजनीति में हर घर में नेता होने से तो राजनीति और अच्छी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं होगा तो खाली नेतागिरी कैसे करेगा? भूखे पेट कैसे संघर्ष करेगा जनहित के मुद्दों पे? इसमें एक पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है स्मार्ट मीटर। लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर तो लग गए हैं, लेकिन उनका जो बिल है वो बेमर्जी के आ रहा है। जिनके यहाँ 100 रुपये बिल आता था उनका अब 1,000 से ऊपर आने लगा। उसे कैसे देखें? देखिए, पहली बात तो सरकार से मैं उम्मीद थी कि वो स्मार्ट सिटी बनाएगा।
जो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते थे वो स्मार्ट मीटर लगाने पर आ गए, और वो भी जबरन लगाए जा रहे हैं। ग्राहक की इच्छा पर यह है कि वो चाहे तो स्मार्ट मीटर लगवाए, चाहे ना लगवाए, लेकिन जबरन लगाए जा रहे हैं, बहुत जगह पैसे लेके लगाए जा रहे हैं। तो ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, सब जगह है। अब ब्लैकमेलिंग भी चालू हो गई, जब चाहो मीटर से बिजली काट दो। पहले कांग्रेस के समय ऐसी सहूलियत थी लोगों को कि आप पास 10,000 रुपये बिल बाकी है, 2,000 भी हैं, 1,000 भी हैं, आप लोग थोड़ा बहुत जमा कर दिया, आपका कनेक्शन चालू हो गया। लेकिन अब वो सब कांग्रेस के समय छोटा रिचार्ज, छोटे आदमी की बड़ी वक़्त थी। आज बड़ा रिचार्ज है, बड़े आदमी की वक़्त है, छोटे आदमी की कोई वक़्त नहीं है। हरदोई में स्वास्थ्य और शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? बदहाल है, क्या आपको नहीं पता मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है? जिस जिस जहां 3-3 मंत्री हों, हरदोई तो हमेशा मंत्रालय में रहा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहा सपा की सरकार में, उसके बाद अब तो डिप्टी सीएम है यहाँ से, उसके बाद मंत्री तो लगातार ही हरदोई तो मंत्री कोटे में रहा। लेकिन आपको अस्पतालों में क्या सहूलियत है? सांप काटे कुत्ता काटे के इंजेक्शन नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है परमानेंट आपके पास, क्या है आपके पास? हाँ, मरीज भर्ती कराना मुश्किल, उसका इलाज कराना मुश्किल। और सबसे बड़ी समस्या, पहले गरीब आदमी मारपीट झगड़े में डॉक्टरियां हो जाया करती थी, आज हमारे जनप्रतिनिधि हैं आपस में खूब धींगा मुश्ती हो रही है। लेकिन ये जनता का जो मुद्दा है कि आज डॉक्टरी कराने के लिए हमारे लोगों को सीतापुर जाना पड़ रहा है, यहाँ डॉक्टरी क्यों नहीं हो रही? क्या समस्या है? क्यों नहीं हो सकती है? अब वो मेडिकल फिर सीतापुर में होगा, दूसरे जिलों में होगा, हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा है? कौन ध्यान देगा? डिप्टी सीएम है यहाँ से, आखिर 2-2, 3-3 मंत्री हैं, इस जनहित के मुद्दे पर उनका ध्यान क्यों नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है उसे आप कैसे आंकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके दो मानक, एक तो कांग्रेस ने अपने पूरे यात्रा में 35 सालों में जाति धर्म मजहब के आधार पर कोई ध्रुवीकरण में हिस्सा नहीं लिया, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा था, उसी सिद्धांत पर अमीर गरीब सबको साथ लेके कांग्रेस का वही सिद्धांत तब भी था, आज भी है। उतार चढ़ाव आता है, देखो, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन अपने सिद्धांतों से आप अगर समझौता नहीं करेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोग आपसे जुड़ेंगे और सत्ता आएगी। और निश्चित आने वाला समय लोकसभा में आप नतीजे देखे, हमारे साथ थे, अभी विधानसभा आप देखना, जनादेश है और कांग्रेस की अच्छी सहभागिता होगी विधानसभा के अंदर। अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस जमीन पर कमजोर हो चुकी है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर जमीन पर कमजोर होती तो आशीष सिंह आपके सामने क्यों बैठा होता? अगर कांग्रेस जमीन पर कमजोर होती तो हमने ट्रेजरी घोटाला क्यों खोला होता? अगर कांग्रेस जमीन पर कमजोर होती तो हॉस्पिटल में टांका पट्टी घोटाला हमने क्यों खोला होता? अगर कांग्रेस जमीन पर कमजोर होती तो हमने यूजीसी के समर्थन, यूजीसी की लड़ाई क्यों नहीं? अगर कांग्रेस होती तो डीएपी और खाद की कालाबाजारी पर हम संघर्ष क्यों कर रहे होते? अगर कांग्रेस कमजोर होती, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न पर हम कलेक्टरों का घेराव क्यों कर रहे होते? कांग्रेस ही तो मजबूत है। आंदोलन आज अगर हैं जनहित के मुद्दों पर तो कांग्रेस ही को दिख रहे हैं। उन लोगों के कोई आंदोलन आप मुझे बता दीजिए जो 90-90 हजार वोट पाके जिनको विपक्ष का जनादेश मिला, उनके आंदोलन कहाँ है? उन पार्टी का आंदोलन कहाँ है? कोई डीएपी खाद यूरिया पे लड़ रहा है? नोटबंदियों की लाइन में जब लोग लगे थे हरदोई के अंदर तो कांग्रेस ही तो खड़ा था चाय पानी लेके लोगों के लिए। कोरोना में जब लोग परेशान थे तो प्रियंका दीदी, हम सब लोग ही तो लंच पैकेट राशन कोरोना में हम लोगों की मदद कर रहे थे। कांग्रेस तो सब जगह है। जैसे अभी आपने यूजीसी का जिक्र किया, यूजीसी को कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी जाति विभेद पैदा करने की रणनीति है सरकार की, बेफालतू की। ठीक है, ये बात सही है कि कानून होता है, कानून का उपयोग होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग के तमाम मामले ज़्यादा मिलेंगे आपको। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून लाना ही नहीं चाहिए जो बच्चों में विभेद पैदा करे। बड़ा मुश्किल से कांग्रेस संविधान को लागू करके जातीय समानता ला पाई थी, उसको एक उस खाई को बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई में भी कांग्रेस की गुटबाजी है, क्या इससे कुछ नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। देखिए, मैं अध्यक्ष रहा, हम लोगों ने काम किया, उसके बाद पार्टी ने हमारी भूमिका तय की कि आपको सीतापुर में शहर कोऑर्डिनेटर बनना है, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और जो भूमिका तय करती है उसमें भी करते हैं। और हमारे जो मौजूदा कमेटी हैं, पूर्व कमेटियां हैं, हमारे पूर्व जो अध्यक्ष रहे उन्होंने बड़ी मेहनत की है, चाहे उमरान त्रिवेदी जी रहे हो, चाहे संजय त्रिवेदी जी रहे हो, चाहे अजय सिंह जी रहे हो, सब लोगों ने काम किया है, मिलकर काम किया है, सब लोगों ने चुनाव लड़ा है। गुटबाजी तो देखिए ये प्रोपेगेंडा है विरोधी दलों का कि सामने वाली पार्टी कमजोर कैसे बताएं। अगर आपको मौका मिलता है तो हरदोई में सबसे पहले कौन सा पहला बदलाव आप करेंगे? देखिए, हरदोई में अगर मुझे मौका मिलेगा, सबसे पहले रोजगार, हमारी फैक्ट्रियों में और हमारे संसाधनों में सबसे पहला हक हरदोई के युवाओं का, पलायन को रोकना है। आप सोचो कि मैं तो सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ हैं, उनके कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेज हैं, सब कुछ है, हरदोई के बाहर क्यों हैं? अगर वो कॉलेज हमारे यहाँ होते, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेजेस, तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते।
आज अपने बच्चों को इंटर के बाद आप हरदोई में बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है? कांग्रेस ने जो संस्थान कांग्रेस के जमाने में खुल गए, उसके बाद कोई सरकारी संस्थान खोलने का काम यहाँ किया हो किसी ने? बताइए। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि इंटर के बाद हमारे बच्चों को, जो माँ बाप उनका पेट काट के अपना पढ़ाते हैं बच्चों को मेहनत से, उनको बाहर न भेजना पड़े, वो उनकी उच्च शिक्षा भी यहीं हो, उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। क्योंकि जिसके जब रोजगार आपके पास होगा तो आप समझिए रोजगार से क्या होगा, अच्छी शिक्षा उनके बच्चे भी पाएंगे, पूरा माहौल बदल जाएगा, अपराधीकरण की तरफ कोई नहीं जाएगा, अराजकता की तरफ नहीं जाएगा, और अपराध की तरफ तो किसी दिमाग ही नहीं जाएगा, सब अपना कमाएंगे खाएंगे शांति से रहेंगे। और ये कमजोर नस है कि बड़े बड़े नेताओं ने ये हमेशा उनके पॉडकास्ट आप देखेंगे तो उनके पॉडकास्ट में एक चीज आपको मिलेगी कि वो हमेशा कहेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरा नितिन, उनको ये चिंता है कि मेरा नितिन कैसे बड़ा हो जाए। अरे हर माँ का बेटा नितिन है, हर बहन का भाई नितिन है, हर घर में बेटा नितिन है, उसके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? इसमें होली मिलन का प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है। क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर राजनीति है या होली मिलन वाकई में होली मिलन है? देखिए, मिली जुली कबड्डी है सब। होली मिलन अच्छी बात है, सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा है। भारतीय जनता पार्टी जो होली मिलन कर रही है, इन कम आयोजनों में बैनर में आधी फोटो गायब मिलेंगी, दूसरे के में आधी फोटो गायब मिलेंगी, तो आपसी उनकी खींचतान है, प्रतिस्पर्धा है। बाकी नज़ारा आपने देखा, अभी बहुत से लोग मैंने देखा सोशल मीडिया में चल रहा था कि हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद एक ने माफ़ी मांगी, दूसरे ने बड़प्पन दिखाया, और जब वो बड़प्पन दिखा रहे थे, जो वो माफ़ कर रहे थे, उनके साथ वो लोग बैठे थे पिक्चर में जो कह रहे थे नहीं मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। तो उस माफ़ी नामे के बाद एक पॉडकास्ट उठकर आना चाहिए, नहीं मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, अब आना चाहिए ना, तो मैं जानूँ। ये देखिए मिली जुली कबड्डी है। जो सत्ता में है वो चाहते हैं हम सत्ता में रहें, और जो हमारे विपक्ष में गिने चुने 2-4 चेहरे हैं वही विपक्ष में रहें, ताकि नया पौधा, नया वृक्ष, नई नेतृत्व विपक्ष में डेवलप ही कभी ना हो पाए, और इन लोगों ने कभी होने भी नहीं दिया। विपक्ष में भी वही चेहरे दिखेंगे लड़ते हुए, और सत्ता में वही दिखेंगे। सारे प्यादे सेट हैं, लेकिन हरदोई की जनता देखिए कमिटमेंट के लिए है, वो जो कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है। मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा यदि समय है तो। मैं विधानसभा के चुनाव में 22 में वोट मांग रहा था, तो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा, जनता ने, किसानों ने, कि भैया ऐसा है, इस बार जो है कांग्रेस पार्टी अच्छी ईमानदार है, बच्चे लोग, आप भी अच्छे हो, चाहे भतीजे हो, सब है, लेकिन इस बार जो है नहीं, लेकिन केंद्र में, मतलब 24 के लिए बोले कि केंद्र में राहुल गांधी को वोट देंगे। और हरदोई की जनता ने देखिए केंद्र में राहुल गांधी को वोट दिया। उसके बाद अभी हम लोग फिर तमाम अभियान, हम लोग नरेगा बचाओ चल रहा है, चौपाले, गांधी चौपाले हम लोग गए तमाम। अब जनता कह रही है भाई देखो इस बार कुछ भी हो जाए, 27 में वोट आपको मिलेगा, आप अच्छे आदमी लगे हो, वोट मिलेगा। तो हरदोई जनता जो कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है, ये मेरा अनुभव है। बात कर लें अगर नगर पालिका की, आप नगर पालिका क्षेत्र में कई बार आपने सवाल भी उठाए हैं और आंदोलन भी नगर पालिका को लेकर किया। क्या लगता है, सरकार के दावे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास किया, कैसे उनका विकास देखते हैं? विकास मैं आपको दिखा दूं, कलेक्ट्रेट के बाहर जाइएगा, नाला आगे है, पुलिया पीछे है, कनेक्टिविटी है नहीं। इतनी बड़ी डीपीआर, इतना योग्य इंजीनियर वो डीपीआर बनाई है, वो भी कलेक्टर के नाक के नीचे। और विकास, जल भराव, आपके अम्बेडकर पार्क के पीछे को जो तालाब है वो 3 बार एस्टिमेट बना, तीनों बार अलग अलग नाम से पेमेंट निकला है, उसमें लोकायुक्त जांच भी चल रही है, दब गई भगवान जाने। और नगर पालिका का विकास इतना है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुद नगर पालिका के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा कर रहा है। स्वयं डीएम एमपी सिंह थे, उन नगर पालिका की फाइलें जब्त की थी, उसमें जांचें की थी, क्या हुआ उनका? नगर पालिका देखिए कठपुतली है, और नगर पालिका में सिर्फ एक विकास होता है, लाइटों का टेंडर होना और नालियों खड़ंजों का टेंडर होना। इसके अलावा कोई उनके पास मास्टर प्लान नहीं। अभी देखिए 2 काम वो बजट लाए हैं, वो बजट कौन से हैं? या तो नाले के हैं या सड़कों के हैं। सीवर लाइन का बजट आ गया है, सीवर लाइन का बजट आ गया। कहाँ खोदेंगे आप सीवर लाइन? सब खोद डालेंगे, सारा खोद खाद के डाल दोगे ऐसे ही। ये सब विकास तब माने जब आप अपने मोहल्ले में देखो कूड़े घर सब खुले पड़े, सारे कूड़ा घर खुला पड़े। बहुत पहले आपको कूड़ेदान दिखते होंगे जगह जगह, हर तिराहे पर कूड़ेदान रखा था। कूड़ेदान कहाँ चले गए? वो कूड़ा लोग कहाँ गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर डालने को मजबूर हैं, नहीं मजबूर हैं। अपनी आंखों से दिखेगा ना, आप अभी उतर के चलो नीचे, अभी देखो सिनेमा चौराहे के पास, बड़े चौराहे के पास, तमाम ऐसे छोटे छोटे जो आवास विकास कॉलोनी है, जहां मोड़ आपको मिलेंगे वहां कूड़ा पड़ा मिलेगा। कहाँ गए कूड़ेदान? कौन खा गया इस कूड़े को? अब मुझे बताओ। सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और 9 वर्ष में उन्होंने अपनी काफ़ी उपलब्धियां गिनाई हैं, उनकी उपलब्धियों को हरदोई में कैसे आप देखते हैं?
भाई देखिए, हमें तो उपलब्धि दिखती नहीं, आपको दिखती हो, उनको यदि बीजेपी के लोगों को दिखती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। देखिए उपलब्धि 9 साल में उनकी सिर्फ इतनी है कि झूठ बोलना कैसे है। पुराना हर बार 9 बजट आए, 9 बजट पेश किए सरकार ने, पुराने बजट का कहां खर्च किया किसी को पता है? नहीं पता है। वो हमें सिर्फ इतना बता दें कि 9 साल में हरदोई के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया। यहां जो योजनाओं के नाम पर रोजगार मिल रहा है सौरभ जी, वो भी उन्हीं को लाभ मिल रहा है जिनकी पुरानी इकाइयां चल रही, जो डिफाल्टर हैं, उन्हीं के यहां से फाइलें, उन्हीं की फाइलें होती हैं बैंकों में। आम रोजगार की फाइल, बेरोजगार युवा की फाइलें नहीं हो रही हैं। एक पर्सनल सवाल, राजनीति के अलावा आपकी निजी जिंदगी कैसी है? निजी जिंदगी बहुत अच्छी है। आप सब साथी लोग हैं, हरदोई की जनता है, इष्ट मित्र हैं, हमारे साथी जो संघर्ष करते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, सब बहुत स्नेह करते हैं, ताकत देते हैं, हौसला देते हैं, बेचारे हर तरीके से खड़े रहते हैं। निजी जीवन बहुत अच्छा है, और मेरा निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कोई फर्क नहीं है, जो निजी है वही सार्वजनिक है। युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर हम ये शिकायत करें कि कोई किसी चीज़ की, तो तब हम जो उसमें भागीदारी करें कि चलो अपराधीकरण हो रही, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, राजनीति अच्छी हो जाएगी। और आपको करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ जो सिस्टम के ऊपर बैठती है। अगर आप सिस्टम को कोसने से अच्छा है हम वो प्रयास करें, यदि आप पास अवसर है, संसाधन है, तो वो प्रयास करिए कि सिस्टम के ऊपर बैठिए और तब लोगों के लिए, जनता के लिए भलाई का काम करिए। इसलिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही तो सब कुछ जुड़ा है, हर चीज राजनीति से जुड़ी है। आपके विकास हो, गली का, नुक्कड़ का, मोहल्ले का, कब हो? अगर आप सभासद होगे तो आप 2-4 प्रस्ताव देके अपनी गली संभलवा सकते हो, लेकिन अगर आप सभासद नहीं होगे तो आप उसके पीछे घूमो, भैया प्रस्ताव लगा दो हमारा। राजनीति में हरदोई के युवाओं को 200% सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए हर हाल में। क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? हमने बताया रोजगार है। रोजगार, देखिए रोजगार लोगों को आत्मसम्मान से जीने का हक देता है। रोजगार होगा तो सब कुछ होगा। रोजगार होगा तो किसी भी पत्रकार को गरीबी गुर्बत में अस्पताल में बेमौत नहीं मरना पड़ेगा। हरदोई के विकास 70 साल आप बता रहे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका अभी तक का और क्या विकास देखा? देखिए हमने तो हरदोई के 70 साल के विकास में इकाइयां बंद होते देखी हैं, खुलती कोई इकाई नहीं देखी। हरदोई के विकास में आप देखो कि ठेकेदारी, कोटेदारी के अलावा कोई विकास नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, आप मुझे बताओ कि कोई नई फैक्ट्री तो लगी नहीं, कोई हरदोई सदर में कोई लगी हो मुझे बताओ। प्राइवेट राइस मिलें, प्राइवेट जो चीनी मिलें वगैरह लगी हैं, वहाँ भी हमारे लोगों को कोई काम नहीं है। और 70 साल में निजी विकास हुआ, निजी संसाधनों को डेवलप किया गया। यदि मैं ऐसे कहूँ कि एक 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने धीरे 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 सुनियोजित ढंग से हरदोई के 85%, 95% संसाधनों पर कब्जा कर लिया, बहुत सुनियोजित ढंग से संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। कई अभी आपने सुना डस्टबिन घोटाला हुआ गांव ग्राम पंचायतों में खरीद को, और CBCID ने उसको लिखा, उसमें FIR की, उसमें कुछ नहीं हुआ ना, दब गया। अभी 236 लाख का गबन हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसमें दब गया। ऐसे वो विकास हुआ नहीं हरदोई। विकास होता तो आप सोचो कि आप शनि मंदिर के बाहर जाइए, किसी मंदिर के बाहर जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। ओवर एज हो गए लोग नौकरियों के इंतजार में। किसी ने सदन में एक सवाल नहीं पूछा कि कब युवाओं की नौकरियां खुलेंगी। पर्चे लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। क्या हमारे किसी प्रतिनिधि ने पूछा कि भैया हमारे यहाँ हरदोई में हमारे लोग ओवर एज हो रहे हैं, सिपाही भर्ती की, आर्मी भर्ती की तैयारी करते करते कोई एक सवाल मुझे आप अगर उठा दो, एक सवाल मुझे कोई दिखा दे, मंत्री मिनिस्टर 70 सालों से वो सत्ता में ही रहे, सत्ता किसी की रही हो, एक सवाल दिखा दे, आपको पॉडकास्ट में बैठा के उनका करिएगा कभी कि एक सवाल कि उन्होंने ये कहा हो कि हमारी हरदोई में बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है और हमें इसके लिए फैक्ट्री लगाना है। फैक्ट्रियां किसकी लगी हैं? राइस मिल, फ्लोर मिल किसके लगे हैं? आप अगर उठाइए तो अभी सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फैक्ट्री, राइस मिल, फ्लोर मिल लगी हैं एक तबके की। और अगर एनकाउंटर की लिस्ट उठाएंगे, फिर मैं कह रहा हूं अगर एनकाउंटर की लिस्ट उठाएंगे तो गुड्डू मिश्रा जैसे, लक्ष्य मिश्रा जैसे लोग मिलेंगे बेचारे। प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। एग्रीकल्चर विभाग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं 1.5 करोड़ के, 2 करोड़ के, 80% सब्सिडी है, 60% सब्सिडी है। आप मुझे चुनिंदा किसान 15 हैं हरदोई के अंदर, वो भी किसी न किसी से अटैच है, किसी बड़े नेता से। 16वां किसान वो नहीं मिलेगा जिसको उन्नत किसान का तबका मिला हुआ। क्या लगता है जो अभी तक के जो आंदोलन है उनकी स्थिति क्या है और सबसे अच्छा आंदोलन आप किसे देखते हैं?
देखिए, आंदोलन तो हमारे सभी मुद्दे पर ही होते हैं। हम संविदा कर्मी अधिकार आंदोलन चलाया कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कम उतनी तो संविदा कर्मियों को मिले। शासन में उस पर हम लोगों ने PIL की रिड भी की है, थोड़े बहुत गाइडलाइन सरकार की आई हैं। उसके बाद हमने 1,72 लाख का गबन खोला था वियोधन यादव के समय। अभी 236 लाख का नरेगा वाला खोला ही था, जिसमें असीम अरुण जी ने से पत्रकार आप सबके पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा था कि हम कार्रवाई कराएंगे, आज तक हुई नहीं। RTO ऑफिस में भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया है, अभी भी वहाँ दलाली हावी है। अब तो मुझे यहाँ तक जानकारी है, पहले जो लिफाफे में जाता था वो फ़ोन पे जाता है, स्क्रीनशॉट मंगाए हैं। और यहाँ मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि कई आंदोलन हमने किए हैं, दो आंदोलन भी करने हैं। जैसे अपने यहाँ एक नगर विकास सहकारी बैंक अब चल रही है, अगला आंदोलन उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। वो चाचा भतीजा बैंक है, एक ही परिवार एक ही गांव के लोग सब उसमें अध्यक्ष और सचिव, बैंक मैनेजर और असिस्टेंट बैंक मैनेजर बैठे हैं। क्या ये DM को नहीं दिख रहा है RBI गाइडलाइन के पीछे? तो हमारे लगभग आंदोलन जो हुए, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। अतिक्रमण, भाई अतिक्रमण तब करिए जब उनको कहीं पर स्थान दे दीजिए। उसके बाद मिल कॉलोनी जब के लोग हम लोगों ने आंदोलन किया, उनको विस्थापित किया जा रहा था। ओम नगर में जब अत्याचार हुआ उस समय हम लोग तो जितने आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, सरकार उस पर गूंगी बहरी है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता उसको मूल्यांकन कर रही है, पब्लिक समझ रही है। तो हमारा ये है कि जो छोटे गरीब मजदूर लोग हैं, रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, सबको कहीं आप एक जगह एडजस्ट कर दो। अब आप सोचो कि हमारे पास, अब हम लोग जाम को लेके अगले आंदोलन प्लान कर रहे हैं। अब आपने बैरियर लगा दिए, रूट आपका तो रूट डाइवर्जन का जो भी रहा हो, लेकिन लोग तो जूझ रहे हैं ना। बच्चे, स्कूली बसें फंस जाती हैं, एम्बुलेंसें फंस जाती हैं। आप सबको कहीं अगर जाना है, हम सबको कहीं इमरजेंसी में जाना है, बाइक से निकलना मुश्किल है। सब आंदोलन का ही विषय है, यही तो मुद्दे हैं। अगर LED लाइट उन्होंने लगा दी, अब मैं आपको बता दूं, एक संस्था है उसने 14,400 लाइटें लगाई, 14,400 लाइटें लगाई और बिजली विभाग के खंभों पे लगाई, आज तक उसका बिल नहीं पेड किया। मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑडिट में आया है। तो LED लाइटें लग जाएंगी, नाला बन जाएगा, सड़कें बन जाएंगी। सड़क कौन बनाएगा? सड़क तो ठेकेदार बनाएंगे। ठीक, उस सड़क पे हम निकल गए, इस सड़क से निकलने से क्या हमारे 10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या? तो आंदोलन हम लोगों ने करप्शन के खिलाफ तमाम आंदोलन किए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आंदोलन जो हुए हैं और जो होने वाले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रशासनिक मद है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रशासनिक मद से यहाँ के अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल पड़ रहा है, चाय समोसा हो रहा है, और उसमें जो ऑपरेटर बेचारे लगे हैं उनको 12 महीने से उनको आज मानदेय नहीं मिला है। उनको मानदेय नहीं मिला है, जबकि पहली प्राथमिकता उनकी मानदेय क्यों नहीं चाहिए? सरकार करे मैंने मानदेय बढ़ा दिया, तुम्हारे एक कागज जारी करने से मानदेय नहीं बढ़ जाएगा। आपकी नीयत अगर बढ़ाने की होती तो पहले जो 11 महीने का बाकी है वो कहाँ है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मानदेय है, जाम की समस्याएं, ये सब आंदोलन का ही तो विषय है। और हम लोग रोज डेली इससे जूझते हैं। अब उनको तो जूझना ही पड़ता है, उनका तो हुटर बजा, प्रोटोकॉल लगा है, कलेक्टर कप्तान से लेके और SHO CO सब उनके पीछे रास्ता खाली कराते हुए जा रहे हैं। आम आदमी बेचारा जूझ रहा है, लिए झोला खड़ा है कि मंत्री जी निकल जाए तो हमारा नंबर लगे। ऐसा कैसे है? PDA गठबंधन है आपका, हरदोई में आपका जो गठबंधन है वो कैसे है? ना विपक्ष की भूमिका में दिख रहा है। क्यों नहीं विपक्ष भूमिका दिख रहा है? विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी, बसपा नहीं है आपका, समाजवादी पार्टी है और अन्य दल हैं जो PDA गठबंधन में है। कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो ऐसा कौन सा दल है जो आपको विपक्ष की भूमिका में दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके प्रति है। PDA में हम जो अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, हम अपनी भूमिका निर्धारित करेंगे ना। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 2-3 आंदोलन अच्छे कलेक्ट्रेट में किए हैं और अच्छे मुद्दों पर किए हैं। कांग्रेस भी लगातार आंदोलन कर रही है, हमारे लोग लगातार, आप देखो रोज ही आपको खबरों में मिलेंगे, संघर्ष में मिलेंगे। तो कांग्रेस अपनी भूमिका अदा कर रही है। वो नरेगा के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, इससे पहले हम लोगों ने महिला उत्पीड़न के लिए किया, उससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर किया, DAP खाद यूरिया के लिए किया, और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी भूमिका निर्धारित है, वो ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी योजना होगी, हर पार्टी की अपनी एक कार्य योजना होती है, वो उनका अपना रोस्टर है। हम लोगों का है कि हम लोग तो अपना जब जो भी, चाहे स्थानीय मुद्दा हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे नेशनल हो, जैसा होगा हम उसको करेंगे आंदोलन को। जीतू वर्मा का नाम आपने सुना होगा, आपके पार्टी के पूर्व
प्रत्याशी मलनामा से, काफ़ी उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो। देखिए, वो हमारे बलराम मल्लावा से कैंडिडेट रहे हैं, अच्छे वोट उन्होंने पाए। जीतू वर्मा जी सपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमारे सहपाठी भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जूला के अध्यक्ष भी रहे, और वो भी वहाँ दावेदार हैं। तो दावेदारों के बीच में ऐसी थोड़ी बहुत मीठी मीठी लड़ाई चलती रहती है, ऐसा कोई इसमें थोड़ी ना है। कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, नियत अच्छा है, जिसको पार्टी टिकट देगी उसको हम सब लोग लड़ाएंगे। जीतू वर्मा जी को देगी उनको भी लड़ाएंगे पूरी ताकत से, सुभाष जी को देगी उनको भी लड़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब ये सब नहीं होगा, पर चर्चा पर्चा खर्चा नहीं होगा, फिर लीडरशिप आएगी। हरदोई जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती तो गली गली चौकी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर हर गली में निगरानी की जरूरत क्या है अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो? कहीं तो लूप होल है। ये अलग बात है कि नीरज यादव जी के बाद से जो अभी और भी कप्तान है वो अपना फुटवर्क करने में थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप अखबार उठाइए, कप्तान क्या नाम चुस्त है, और नीचे सब चोरियां हुई, आए दिन शटर तोड़े गए, कोई खुलासा हुआ? रोज चोरी हो रही, किसी के बंद घरों में चोरी हो रही, मकानों में चोरी हो रही, कितने खुलासे हुए। और भाई एक चौकी होती थी, एक कोतवाली होती थी कांग्रेस के समय, और कानून व्यवस्था थी। आज गली गली चौकी खोलने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ गई? इसकी नीयत क्या है? अगर सब ऑल इज वेल है तो गली चौकी को खोल लो भाई, आदमी का फर्जी चालान क्यों कर रहे हो? अगर कानून व्यवस्था है तो सिर्फ चालान करके ही कानून व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे? कितने हिस्ट्री शीटर हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जो सरकारी आयोजनों में आते हैं, माला पहन के चले जाते हैं। यहां ये हो रहा है मेरा हिस्ट्री शीटर और तेरा हिस्ट्री शीटर। बामन चौकी के अंतर्गत हिस्ट्री शीटर है, खुलेआम घूम रहे। सिमरा चौकी के अंदर हो, कहीं हो, कछनौ में हो, बघौली में हो, हिस्ट्री शीटर जो सरकार के साथ हैं खुले घूम रहे। जो हिस्ट्री शीटर सरकार के साथ नहीं है, समझ रहे, उनके एनकाउंटर है, चलो कोई बात नहीं। और जो युवा उद्यम करे उसको हिस्ट्री शीटर बना दो रातों रात। मतलब 24 घंटे के अंदर 3 ही मुकदमे में गैंगस्टर लगा दो, जिला बदर कर दो, सब कर दो, जेल भेज दो। तो कानून व्यवस्था मखौल है, खेल रहे हैं सत्ताधीश लोग उससे। पत्रकार अगर सच खबर दिखा दे तो चौकी थाने में मुकदमे लिख जाते, बेनीगंज कई थानों में लिखे कि नहीं लिखे गए। जहां सच्चाई छापना अपराध हो जाए तो कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है? जहां व्यवसाय व्यवस्था से हटके करे कोई आदमी ईमानदारी से, उसको गैंगस्टर लगा दो और 25,000 के नाम ही 24 घंटे में घोषित कर दो, और जो 1000 जिन पर इनाम घोषित है उनके साथ थानों में बैठ के चाय पी जाए, तो कैसे दुरुस्त है? गली गली चौकी खोलने का मतलब है कानून व्यवस्था संभाले योगी सरकार को भी नहीं आ रही है, कहना क्या जरूरत है? अगर मन में चोर नहीं तो सीसीटीवी कैमरे क्यों? कैमरे की निगरानी की क्या जरूरत है? काहे का सर्विलांस? मुझे भरोसा है सौरभ जी पर, बात खत्म है। अपने ही नागरिक पर भरोसा नहीं है तो इसका मतलब चौकी किसके लिए खोली जा रही है? या तो चालान के से जनता को परेशान करने के लिए, या जो अपराधी हैं उनको चौकी में चाय पिलाने के लिए, और गरीबों को उत्पीड़न करने के लिए, शोषण करने के लिए। कुछ तो नियत है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप कल का खबर उठा लेना, गारंटीड एक पन्ने में 16 खबरें होंगी तो 12 जो है चोरी और लूट की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं, उसमें सार्थक मिश्रा हैं, उनका कहना है युवाओं के लिए आपकी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो पार्टी की यही है कि 18 साल के युवाओं को मताधिकार का दे दिया राजीव गांधी ने। आज देश की सरकार चुनने में अगर उनका योगदान, इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? नहीं है। और बाकी उपलब्धियां देखिए, तमाम स्किल प्रोग्राम कांग्रेस की सरकारों में चले हैं। आप समझ लो कि बच्चों के एडमिशन के लिए शिक्षा अधिकार वगैरह चलाए, तो युवाओं को मुफ्त शिक्षा के लिए भी तमाम प्रयास कांग्रेस ने किए हैं। सबसे बड़ा एक लोकतंत्र में जनादेश के गठन के लिए 18 वर्ष की आयु मताधिकार का राइट उनको दिया। अन्नू गुप्ता हैं, उनका एक विशेष क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बिना किसी पार्टी के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी के लिए खड़े हुए हैं? क्या लगता है वो लोग केवल अवसरवादी नेता हैं? नहीं, अवसरवादी नहीं। कोई दल ना हो आपके पास, आपकी नेक नियत हो, पक्का इरादा हो, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी हो, और आप जनता के मुद्दों पर, उनके दुख सुख दुख में अगर आप खड़े रहेंगे तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि आप विधायक और सांसद बनेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आदरणीय स्वर्गीय बाबू ठाकुर धर्मगढ़ सिंह जी
निर्दलीय ही चुनाव यहाँ से जीते थे और उन्होंने हराया था बाबू राधाकृष्ण अग्रवाल को, यूपी लोकसभा को जो अध्यक्ष थे, और वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उसमें कांग्रेस की लहर थी, उनको निर्दलीय चुनाव हराया था। ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण है, रामाश्रय वर्मा जी ऐसे उदाहरण है। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आके 9-9 बार वो विधायक रहे, तो निर्दलीय ही विधायक रहे। तो ऐसा नहीं, अगर आप लोगों के बीच रहेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, तो लोग आपको चुनेंगे। लोग ऐसा नहीं, आप जो समाज में काम करता है, जनता उसका अच्छा बुरा सबको, हम सबसे होशियार जनता होती है, वो आपको मूल्यांकन करती है, तो वो आपको आगे आना चाहिए निराश होने के बजाय। ठाकुर नितिन सिंह है, उनका सवाल है कि आपातकाल लगने का कारण क्या रहा? देखिए, चुनी हुई सरकार को कुछ फांसीवादी ताकतें अस्थिर करना चाह रही थीं, ऐसी रिपोर्टें थीं, इसलिए ऐसा लगाया गया था। और अगर उस समय ना लगा होता तो मैं समझता हूँ आज जो अघोषित आपातकाल लगा है, इससे ज़्यादा बदतर स्थिति इनके लोग पता कर देते। रैपिड फायर क्वेश्चन कर लेते हैं। हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई के जो नेता हैं उनके बारे में आपसे पूछेंगे, आपको शॉर्ट में ही उनके बारे में। चलो कोशिश करते सबसे पहला सवाल, नरेश अग्रवाल आपको कैसे लगे? दल बदलू, नितिन अग्रवाल उन्हीं के पुत्र हैं। वो उनसे बड़े दल बदलू। नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा। सुख मिले चाहे जिस दल में मिले। पीके वर्मा। होशियार, अवसरवाद के साथ रहने वाले मगर होशियार। अनिल वर्मा जो कि आपके साथ प्रत्याशी भी रह चुके हैं सदर से। हाँ, जुझारू हैं, उनकी अपनी पकड़ है समाज में, ठीक है। पारुल दीक्षित। अभी शासन की राजनीति से बाहर आने की जरूरत है उनको। नए एक चेहरा अभी सामने आया है, डॉक्टर अनुराग शुक्ला। मेरी शुभकामनाएं, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ। प्रदेश स्तर के नेताओं की अगर बात करें, सबसे पहला सवाल, योगी जी आपको कैसे लगे? हाँ, योगी जी मस्त मौला हैं, अपने में रहते हैं, मतलब उनका कोई वो नहीं है, जो मनाया सो किया। अखिलेश यादव। ठीक है, अखिलेश जी ठीक है, अपनी जगह सही है, उनका पीडीए सही चल रहा है वैसे तो। बहन जी। बहन जी जैसा लीडर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो आज जो जो दलित समाज का जो पहचान है, जो उत्थान है, बहन जी का मिशनरी है, वो लीडर मिशनरी नेता है वो, ठीक है। आपके नेता जो जिनको आप, राहुल गांधी जननायक राहुल गांधी एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसी शख्सियत हैं जिससे 56 इंच की छाती भी डरती है, लाल आंख वाले भी डरते हैं, और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी डरते हैं। हमारे साथ जो मेहमान थे वो आशीष सिंह जी हैं, जो कि पूर्व में भी कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुके हैं और आने वाले चुनाव में भी संभावित प्रत्याशी भी हैं। आपने इनसे जो हमारे सवाल थे उन पर इनका जवाब बेबाक अंदाज में सुना। आप अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।